दोस्तों लास्ट के एपिसोड में भी डिस्कस कि किस तरह से 3 कमाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करें जहाँ पर हम लोग क्रिएट करें इस तरह के स्पेशलाइज्ड चिप्स जो कि और ज़्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स जनरेट कर सकें। एंड यहाँ पर जन्म होता है एनवीडिया का। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड मिस कर दिया, अभी तक नहीं देखा, तो पहले आप जाकर उस एपिसोड को चेकआउट कीजिए, आपको उसका लिंक ऊपर मिलेगा, उसको देखिए, उसके बाद में इस एपिसोड को कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको इस सीरीज में मजा आएगा। और लास्ट एपिसोड तक गाइस हम लोग बात कर चुके हैं 2010 तक की जर्नी के बारे में एनवीडिया के, कि क्या क्या एडवांसमेंट्स एनवीडिया जो था वो इस टाइम तक लेकर आया। आज के वीडियो में इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे स्केल करेंगे कि इसके बाद में एनवीडिया ने क्या क्या चीज़ें और जो थी वो लॉन्च करी, किस किस तरीके लॉन्च करे, उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कमाल की सीरीज में जिसको हम लोग कहते हैं नो द ब्रांड, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ब्रांड की सक्सेस स्टोरीज और उनकी जर्नी के बारे में। एंड आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ एनवीडिया। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गाइस हम लोग देख रहे थे एनवीडिया के टेस्ला आर्किटेक्चर पर बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड 8000 सीरीज से लेकर जो उनकी 300 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड थे, सभी जो थे टेस्ला आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड थे। हालांकि थोड़ा सा रिफ्रेश जरूर किया गया था आर्किटेक्चर को। अच्छा गाइस, क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है कि 2008 में जो इन गेम फिजिक्स होते हैं, जैसे कि हम रियलिस्टिक एक्सप्लोजन्स की बात करें या डस्ट पार्टिकल्स की, या मैं कहूँ बेटर फ्लूइड डायनामिक्स की, इस तरह के फीचर्स को और डीपली एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अलग से कार्ड्स ऐड करने पड़ते थे, डेडिकेटेड कार्ड्स। जी हाँ, यानी कि एक आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो कि गेम्स के लिए आपका यूज हो रहा है, एंड सेकंड एक डेडिकेटेड फिजिक्स कार्ड। तो 2 कार्ड्स का आपको यूज करना पड़ता था। और द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने फिजिक्स कार्ड्स को बनाना शुरू किया था वो था एजिया। तो एनवीडिया इज अ स्मार्ट प्लेयर, वी ऑल नो। एंड एनवीडिया ने, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, कि एनवीडिया ने जो अपना कंपेटिटर था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जो कि था अपना 3DFX इंटरैक्टिव, उसको एक्वायर कर लिया था, उसको खरीद लिया था। एनवीडिया ने इस बार भी कुछ इसी तरह का मूव खेला। तो इसी के चलते फरवरी 2008 में एनवीडिया एक्वायर्ड एजिया, एंड इसके बाद से इट वॉज नेम्ड एज एनवीडिया फिजिक्स। और ये चीज़ आप लोगों ने, जो थोड़े पहले के लोग हैं, उन्होंने देखी होगी कि इसके बाद से जो फिजिक्स है वो हर एक G4 सेगमेंट के कार्ड में जो था एक एडेड इंप्लीमेंटेड फीचर आने लगा। एंड गेम्स भी, काफ़ी सारी गेम्स जो थी वो फिजिक्स सपोर्ट के साथ में आया करती थी। और इससे गाइस सिंपली होता ये था कि जो इन गेम फिजिक्स हुआ करते थे वो और ज़्यादा निखर कर आते थे, आपको गेम का और इमर्सिव और रियलिज्म वाला एक्सपीरियंस जो था वो देखने को मिला करता था। और इसको आप ना उस ज़माने की रे ट्रेसिंग कह सकते हैं। मतलब हालांकि दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत डिफरेंट है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, बट इसको मैं रेफरेंस में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिस वॉज द ओनली थिंग एट दैट टाइम जो कि टीम ग्रीन के पास में थी और टीम रेड के पास में नहीं थी। जिस तरीके आज आप रे ट्रेसिंग की बात कर सकते हैं, तो ये उस तरह का एक स्पेशल फीचर था जो उस टाइम पे टीम ग्रीन के साथ में था। इसके बाद दोस्तों एनवीडिया लॉन्च कर देता है अपने लेटेस्ट फर्मी आर्किटेक्चर बेस्ड कार्ड्स, जिसका फ्लैगशिप रहता है GTX 480, विच गेन्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ सुपर हॉट एंड लाउड रनिंग कार्ड। और AIB पार्टनर्स जो थे उनको बहुत बड़े एंड बीफी थर्मल सॉल्यूशंस को यूज करना पड़ता था अपने कार्ड्स पर, ताकि वो इस GPU का जो थर्मल परफॉर्मेंस है उसको अंडर कंट्रोल रख पाएं। इस टाइम पर 400 सीरीज के लाइनअप में द ओनली कार्ड विच वॉज एबल टू मेक अ गुड इम्पैक्ट गेमर्स के बीच में वो था GTX 460, क्योंकि 200 से $250 के प्राइस टैग पर ये कार्ड आया करता था और इस प्राइस के ऊपर बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार्ड था और परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का ऑफर किया करता था। तो ये वाला लाइनअप दोस्तों कुछ खासा सक्सेसफुल नहीं रहा और यहाँ पर एनवीडिया ने रियलाइज कर लिया कि अभी जो हमारा फर्मी आर्किटेक्चर है उसको और ज़्यादा थोड़ा डेवलप करने की और ज़्यादा मैच्योर करने की हमको ज़रूरत है। और इसके चलते ही नवंबर 2010 में एनवीडिया ने फर्मी आर्किटेक्चर बेस्ड अपने नए कार्ड्स लॉन्च कर दिए जो कि थे GTX 500 सीरीज के कार्ड्स। अब दोस्तों GTX 500 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च करने के लिए एनवीडिया ने बहुत मेहनत करी थी। एनवीडिया ने ट्रांजिस्टर लेवल पर जाकर जो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट और काम किया था, और एनवीडिया ने डिसाइड किया कि उनके ग्राफिक्स कार्ड की अगर ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो जो ऐसे एरियाज हैं जो कि थोड़े लेस क्रिटिकल हैं फॉर परफॉर्मेंस, वहां पर उन्होंने यूज किया स्लोअर और मोर स्टेबल ट्रांजिस्टर्स को। एंड कुछ ऐसे की एरियाज जो कि परफॉर्मेंस पर बहुत ही क्रिटिकल इंपैक्ट डालते हैं, वहां पर फास्टर जो मैं कहूँ ट्रांजिस्टर्स हैं उनका यूज किया जाए। एंड बूम, GTX 500 सीरीज वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस। और एनवीडिया जो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने 400 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड से, वो एक्चुअली उनको मिला अपने 500 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड पर आने के बाद। अब इस टाइम पर AMD के पास compete करने के लिए कार्ड्स नहीं थे, उस लेवल के कार्ड्स नहीं थे कि वो compete कर पाए। तो उन्होंने अपना फेवरेट गेम इस टाइम पर आकर खेला जो कि था लोअर द प्राइस गेम,
तो यहाँ पर AMD ने इस तरीके NVIDIA के साथ में जो था मैचअप करने का कोशिश किया। प्लस गाइस इस पॉइंट पर आकर NVIDIA प्रोड्यूस देयर फर्स्ट एवर ड्यूअल GPU ग्राफिक्स कार्ड जो कि था उनका GTX 590, जो कि बनाया गया था 2 GF110 चिप्स को जो था एक ही PCB के ऊपर, एक ही PCB बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करके। मार्च 2012 में NVIDIA ने लॉन्च किया अपने GeForce 600 सीरीज के कार्ड्स जो कि बेस्ड थे उनके केपलर आर्किटेक्चर पर। अब आप पूछेंगे कि इस टाइम पर स्पेशल क्या हुआ। इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वी सॉ द टाइटन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार हमको एक टाइटन ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइटन नाम कहाँ से आया, तो ये सिंपली नाम इस तरीके आया कि देखिए NVIDIA ऑलरेडी अपना इस टाइम के लाइनअप पर जो था 680 और GTX 690 जो था वो लॉन्च कर चुका था। सो दे वर आउट ऑफ देयर न्यूमेरिक रेंज, मतलब अगर इससे ऊपर जाते तो वो 700 हो जाता, फिर वो सीरीज चेंज हो जाता। तो सिंपली NVIDIA ने ये डिसाइड किया कि इस कार्ड को हम थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं लाइनअप से, लाइनअप का जो हमारा न्यूमेरिकल लाइनअप है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, तो इसको नाम दिया गया टाइटन। उस टाइम जब ये कार्ड लॉन्च हुआ था तो इसकी जो प्राइसिंग थी वो तकरीबन $1000 के आसपास रखी गई थी। एंड इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये पहला ऐसा G4 सेगमेंट का कार्ड था जो कि कंप्यूटेशनल पावर में, जिसको हम कहते हैं रॉ परफॉर्मेंस में, रॉ पावर में जो NVIDIA के प्रोफेशनल सेगमेंट के क्वाड्रो कार्ड्स आते हैं ना, उनको भी बीट करता था। अब गाइस इस टाइम पर आकर जो GPU मार्केट थी, जो ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट थी, वो श्रिंक होने लगी। क्योंकि हुआ ये कि काफ़ी ईयर से जो था, काफ़ी सालों से जो लोग थे वो एक ही तरह की गेम्स खेलते आ रहे थे। अब एक ग्राफिक्स कार्ड का पर्पस क्या होता है गेमर की लाइफ में? ऑब्वियसली टू रन द गेम। अब अगर उतनी जो मैं कहूँ कि परफॉर्मेंस की गेमर को ज़रूरत ही नहीं है जितनी उसको दी जा रही है, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। तो ऐसा लगने लगा था इंडस्ट्री में कि अब और ज़्यादा एडवांसमेंट्स करके कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है उसमें काम चल रहा है, तो कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के चलते इस टाइम पर जो ग्राफिक्स कार्ड की मार्केट थी ना, वो श्रिंक होने लगी क्योंकि नई इनोवेशंस की डिमांड कम होने लगी। अब फाइनली गेम डेवलपर्स ने इस चीज़ पर गौर किया एंड माइक्रोसॉफ्ट के DirectX 11 API पर बेस्ड एक से बढ़कर एक कमाल के गेमिंग टाइटल को लॉन्च करना शुरू कर दिया। वी सॉ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, बायोशॉक इनफाइनाइट एंड देन वी हैड टॉम रेडर, और इसके अलावा द वेरी पॉपुलर, द वेरी रीनोन CSGO जिसके आज भी इतने सारे फैंस हैं, आज भी लोग खेलते हैं। इनफैक्ट मैं खुद खेलता हूँ CSGO बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कुछ कमाल के टाइटल्स इस ईयर में जाकर जो थे ना लॉन्च होने शुरू हुए, जिससे दोबारा लोगों के बीच में जो वो क्रेज़ था ना गेम्स को लेकर, वो दोबारा जागृत होने लग गया। लोग फिर से अट्रैक्ट होने लग गए गेमिंग की तरफ, और इस बार पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। फरवरी 2013 में NVIDIA ने केपलर, जो कि उनके 600 सीरीज कार्ड्स का आर्किटेक्चर था, उसको और ज़्यादा रिफाइन किया एंड लॉन्च कर दिए GeForce 700 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड, जिसमें से 2 कार्ड्स ग्लोबली तो क्या इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अब इन कार्ड्स में से पहला कार्ड था GT 710, जो कि आप आज भी, मतलब 2021 में भी आप अभी भी उसको सेल होता हुआ देखेंगे मार्केट में। तो इतना पॉपुलर हुआ था वो कार्ड, क्योंकि इट वॉज लाइक अ वेरी लो बजट HTPC कार्ड। यानी कि मैं कहूँ कि किसी को हाई क्वालिटी कॉन्टेंट जो है वो अपने PC पर कंज्यूम करना है और उसके पास में जो है एक अच्छा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो वो इस कार्ड के साथ में जाया करते थे। आज भी लोग डिस्प्ले मात्र लेने के लिए, मतलब डिस्प्ले लेने के लिए उन प्रोसेसर्स में जिनमें डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट आपको iGPU नहीं मिलता, इस कार्ड का आज भी यूज़ करते हैं। एंड सेकंड कार्ड वाज GTX 750 Ti। ये कार्ड आई एम प्रिटी श्योर आज भी आप काफ़ी सारे लोगों के PC बिल्ड्स में देखेंगे जो पहले से अपना PC यूज़ करते हुए आ रहे हैं, उनके PC में आप आज भी GTX 750 Ti देखेंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कार्ड हुआ था। बट कमाल की बात यह है कि इस टाइम पर ये वाली सीरीज़ के साथ में जो AMD के कंपेटिटर्स लॉन्च किए गए, क्योंकि मैं कहूँ कि उनकी उस टाइम की ऑफरिंग्स थी वो इस सीरीज के कार्ड से बेटर थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस एज वेल। नाउ NVIDIA स्किप्ड द 800 सीरीज और NVIDIA ने लॉन्च कर दिए अपने Maxwell आर्किटेक्चर पर बेस्ड अपने 900 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड। अब Maxwell जो था, इस आर्किटेक्चर से परफॉर्मेंस तो लास्ट जनरेशन के मुकाबले इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 6 to 10% परफॉर्मेंस बम्प जो था वही देखने को मिला। बट ये जो कार्ड्स थे इनका पावर कंजम्पशन एज कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन काफ़ी कम था, मतलब अप टू 30% तक जो पावर कंजम्पशन थी उसको गिरा दिया गया था, कम कर दिया गया था। अब जुलाई 2015 वॉज द टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में DirectX 12 API को जो था लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया मार्केट में। एंड दिस इज़ द API जिस पर आज भी आप गेम्स को डेवलप होते हुए देखते हैं। आज की जो गेम्स हैं उसमें भी आपको DirectX 12 का यूज़ देखने को मिलता है। एंड इससे हुआ ये कि जो गेम्स थी उनका रियलिज्म और ज़्यादा बढ़ने लगा, गेम्स जो थी वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लग गई, और मतलब जो गेम्स के ग्राफिक्स थे ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए इस टाइम तक। इसके बाद में दोस्तों आता है 2016, जिसको कहा जाता है द गोल्डन एरा ऑफ ग्राफिक्स कार्ड्स। मतलब कि अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा कहा क्यों जाता है। तो 2016 एक ऐसा टाइम था जिस पर
एक से बढ़कर एक ऑफरिंग्स जो थी वो दोनों ही कंपेटिटर ब्रांड्स की तरफ से लॉन्च करी गई, एनवीडिया की तरफ से भी, AMD की तरफ से भी। एंड इस बात की खासियत ये थी, इस टाइम की खासियत ये थी ना कि इस बार हर एक कस्टमर कैटेगरी को जो था वो टारगेट किया गया। सो मई 2016 में एनवीडिया ने जो था अपना पास्कल आर्किटेक्चर बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड का जो लाइनअप था, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइनअप्स एनवीडिया हैज़ एवर डेवलप्ड, वो लॉन्च कर दिया, जो कि थे उनके GTX 1000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कस्टमर जो था उसको केटर किया गया, उसको टारगेट किया गया। तो यहाँ पर एंट्री लेवल वाले जो अपने कस्टमर थे जिनको एक लो बजट ग्राफिक्स सोल्यूशन चाहिए था, उनके लिए भी GT 1030 था। जिसको एक एंट्री लेवल गुड ग्राफिक्स कार्ड 1080p ग्राफिक्स कार्ड चाहिए था, उसके लिए 1050Ti आया था, जो कि आज भी बहुत पॉपुलर है और आज भी बिकता है। इसके बाद में जो मिड लेवल गेमर्स थे उनको भी टारगेट किया गया विद द GTX 1060। देन फॉर द टॉप एंड गेमर्स वी हैड द 1070, 1080, 1080Ti। तो इस तरह से जो था हर एक जो बंदा था ना, मतलब जो हर एक कस्टमर का बेस था, मतलब कि एंट्री लेवल, मिड लेवल, हाई एंड, सबके लिए इस टाइम पर अच्छे से अच्छी ऑफरिंग्स अवेलेबल थी, भले ही वो एनवीडिया की तरफ से हो या AMD की तरफ से हो। अब कमाल की बात ये थी कि परफॉर्मेंस वाइज भी जो पास्कल आर्किटेक्चर के ग्राफिक्स कार्ड थे, अगर मैक्सवेल से कंपेयर करें तो देवर लीप अहेड, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था उनके मुकाबले। और साथ ही साथ में इस टाइम तक आते आते एनवीडिया ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जो खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं, जो हमारे फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स जिनको हम कहते हैं, जिनको हम लोग सैम्पल्स भी कहते हैं, उनको भी सेल करना शुरू करें एंड कस्टमर को। तो ये वो टाइम था जब फाउंडर्स एडिशन ग्राफिक्स कार्ड वर अवेलेबल इन द मार्केट खरीदने के लिए, और इस टाइम पर आकर ही वो बिकने मार्केट में शुरू हुए। तो इससे पहले तक ही जो कार्ड्स हुआ करते थे फाउंडर्स एडिशन कार्ड्स, ये जो थे ये रिव्यूअर्स को दिए जाते थे, इसी तरह के मतलब लोगों को, डेवलपर्स को, रिव्यूअर्स को जो थे दिए जाते थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर एनवीडिया ने इनको एंड कस्टमर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया कि वो भी इनको डायरेक्टली खरीद सके। और इसी के बीच के टाइम में द GPU मार्केट वॉज अबाउट टू फेस द बिगेस्ट क्रैश, जो कि था क्रिप्टो माइनिंग की वजह से, जो कि हमको अच्छे से याद होगा। इससे पहले वाला जो फेज़ आया था एक बारी को, जब जो पास्कल सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड थे उनके प्राइसेस भी स्काई रॉकेट हो गए थे। हालांकि इतने नहीं हुए थे जितना आज की डेट में हम देख रहे हैं, बट उस टाइम पर भी इससे बहुत ज़्यादा प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। सितंबर 2018 में एनवीडिया ने लॉन्च किया ट्यूरिंग, और यहाँ एक कमाल का लाइनअप ऐड हुआ जो था RTX ग्राफिक्स कार्ड्स का। अब RTX ग्राफिक्स कार्ड्स जो थे ना गाइज, ये नॉर्मल GTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड से थोड़े से डिफरेंट थे। यहाँ पर आपको एक ही सिंगल डाई में GPU तो मिलता ही था, बट उसी के साथ साथ में मिलते थे एडिशनल RT कोर्स, जिनका काम था टू परफॉर्म रियल टाइम रे ट्रेसिंग इन द गेमिंग टाइटल्स, और साथ ही साथ टेंसर कोर्स, जिनका काम था डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग को संभालने का। Now this was a completely new technology। आज से पहले इसको गेम्स में कभी नहीं यूज़ किया गया था। हालांकि इसको बहुत पहले से कंटेंट क्रिएशन में और अलग अलग चीज़ों में, डिपार्टमेंट्स में हम रे ट्रेसिंग को देखते थे, बट गेमिंग में आज तक रियल टाइम रे ट्रेसिंग को यूज़ नहीं किया गया था। उसकी वजह ये थी कि रे ट्रेसिंग इज़ अ वेरी डिमांडिंग थिंग, मतलब आपके ग्राफिक्स कार्ड की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है रियल टाइम रे ट्रेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस टाइम पर आकर जो गेम्स थी वो बहुत ज़्यादा आई कैंडी बन गई, मतलब कि मज़ा आता था गेम्स को देखने में, आई कैंडी जिसको कहते हैं उस तरह की लगती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो ये रे ट्रेसिंग था ना, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी, तो इसको बहुत सारे गेमिंग टाइटल्स में अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। कुछ सेलेक्टेड गेमिंग टाइटल्स थे जहां पर हमको रियल टाइम रे ट्रेसिंग एक्शन में अभी फिलहाल दिख रही थी। ट्यूरिंग ऑल्सो बिकेम पॉपुलर स्ट्रीमर्स के बीच में। उसकी वजह ये थी कि जो ट्यूरिंग बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड थे वो एनवीडिया के लेटेस्ट न्यू वाला जो NVENC एनकोडर है उसके साथ में आया करते थे। तो उसका फ़ायदा ये था कि कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स जो कि प्रोसेसर के ऊपर अपने लोड नहीं डालना चाहते थे अपनी स्ट्रीमिंग का, वो अपनी गेम्स को एनवीडिया के इस नए एनकोडर को यूज़ करते हुए भी स्ट्रीम कर सकते थे। एंड ये एनकोडर आपको 1650 से ऊपर के सभी कार्ड्स में मिलता था। तो इससे जो लोग एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर यूज़ नहीं करते थे, मतलब Core i7, i9, Ryzen 7, Ryzen 9 नहीं यूज़ करते थे, बट स्टिल चाहते थे कि वो अच्छे से स्ट्रीम कर पाएँ, तो वो अपने ग्राफिक्स कार्ड के इनबिल्ट एनकोडर की मदद से भी क्वालिटी को ज़्यादा लूज किए बिना स्ट्रीम कर सकते थे। अब वैसे तो दोस्तों एनवीडिया जो है वो RTX को कूडा के बाद का अपना सबसे बड़ा लीप बताता है, बट यहाँ पर एक छोटी सी कमी थी जो एनवीडिया की तरफ से रह रही थी। वो ये थी कि जो RTX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड थे वो ऐसे नहीं थे कि हर कोई अफोर्ड कर सकता, हर एक गेमर उनको जाकर बाय कर सकता था। ऑब्वियसली दे केम विद अ प्रीमियम प्राइस टैग, एंड एनवीडिया के समझ में बात आने लग गई थी कि अगर हम चाहते हैं कि रे ट्रेसिंग पॉपुलर हो, क्योंकि जो फिजिक्स था जिसके बारे में हमने पहले बात करी, भले ही वो एक नई टेक्नोलॉजी थी बट वो उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस टाइम पर गेन नहीं कर पाई थी। तो अगर एनवीडिया चाहता था
कि जो रे ट्रेसिंग है उसके साथ सेम चीज़ ना हो और वो ग्रो करे, वो पॉपुलराइज हो। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हर तरह के एंड गेमर के मन में जो है रे ट्रेसिंग का एक टेस्ट डेवलप किया जाए कि रे ट्रेसिंग होती कैसी है, उसका एक्सपीरियंस डाला जाए। तो दोस्तों 2018 में एनवीडिया ने एक ड्राइवर अपडेट लॉन्च किया जिसके चलते GTX 1060 3 GB से ऊपर के जो भी ग्राफिक्स कार्ड हैं, इन कार्ड्स में भी आप रे ट्रेसिंग को यूज़ कर सकते थे, उसको एक्सपीरियंस कर सकते थे। अब हालांकि हार्डवेयर लेवल पर इनमें रे ट्रेसिंग अवेलेबल नहीं थी, बट सॉफ्टवेयर लेवल पर रे ट्रेसिंग को एमुलेट किया गया था। तो इस वजह से एटलीस्ट आप जो एंड कस्टमर था, जो कि ऐसे लोग थे जो या तो पुराना कार्ड यूज़ कर रहे थे, पहले ले चुके थे 1000 सीरीज़ का कार्ड्स और अपग्रेड नहीं करना चाहते थे, या कुछ ऐसे लोग जो ट्यूरिंग में भी GTX सीरीज़ का कार्ड्स यूज़ कर रहे थे, वो लोग भी अब एटलीस्ट रे ट्रेसिंग को एक्सपीरियंस कर सकते थे कि कैसा फील होता है, और उनके मन में इससे रे ट्रेसिंग के लिए टेस्ट डेवलप हो सकता था। सितंबर 2020 में एनवीडिया ने लॉन्च कर दिए अपने एम्पेयर सीरीज़ के कार्ड्स। दीज कार्ड्स आर सुपर प्रॉमिसिंग, सुपर अमेजिंग एंड सुपर एक्सपेंसिव एज वेल आज की डेट में, क्योंकि हम सबको पता है कि क्रिप्टो माइनिंग के चलते और बहुत सारी रीजंस के चलते, क्रिप्टो माइनिंग इज़ नॉट द ओनली रीज़न, देयर आर मल्टीपल रीजन जिसके बारे में मैंने बात किया था। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया ऊपर उस वीडियो का लिंक है, आप उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से जो RTX 3000 सीरीज़ के कार्ड्स हैं उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं। एंड आई ट्रूली विश कि जल्दी से जल्दी जो ये चीज़ें हैं ये सॉल्व हों आप गेमर्स के लिए, एंड गेमर्स के लिए, और जो ग्राफिक्स कार्ड्स हैं वो फिर से पहले जैसे अपनी नॉर्मल MSRP पर बिक पाएँ और चीज़ें जो है वो सभी के लिए बेहतर हो पाएँ। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा स्टार्टअप जो कि 3 दोस्तों ने डिनर टेबल पर बैठकर प्लान किया था और ये सोचा था कि अगर कल को कभी ग्राफिक्स का नाम आएगा वर्ल्ड में तो एनवीडिया का नाम आएगा वहाँ पर। आई एम प्रिटी श्योर कि आसान नहीं रही होगी ये जर्नी, जो कि हम सब ने देखा भी है पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी। और आई एम श्योर कि बहुत सारी मेहनत लगी होगी, R&D, रिसर्च, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इसमें लगा होगा इस गोल को अचीव करने में। बट they actually made it, and that's the reason I say dream big and kill it. Cheers.